गुड इवनिंग एवरीवन। आईएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ वापस लेकर के आया हूँ आपके साथ। जैसे मैंने वादा किया था, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू सेशन, जिसका मैंने नाम रखा है करंट अफेयर 20 मिनट्स करंट अफेयर बुलेटिन। है ना, क्या नाम है? 20 मिनट्स करंट अफेयर बुलेटिन। इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं। ये डिफरेंट न्यूज़पेपर्स से सेग्रीगेशन है, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स से सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, जो कि आपके प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली प्री को अभी हम डील कर रहे हैं। मेंस के लिए हम क्या करेंगे? मेंस के लिए हम जब मेंस एग्जाम नज़दीक आ रहा होगा 2025 में, तो एक लेटेस्ट करंट अफेयर्स की क्रैश कोर्स टाइप चीज़ें डालेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, ये एक दिन पीछे का है। जैसे आज 23 का है, तो 23 का नहीं, मैं 22 का करंट अफेयर डाल रहा हूँ। कोशिश करूंगा हर एक दिन पहले का डालूं, लेकिन कभी बिजी शेड्यूल की वजह से अगर नहीं डाल पाऊँ, तो इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। वहां मैं अंडरलाइन किया रहूंगा, हाईलाइटेड रहूँ, उन चीज़ों को आप पढ़ें और इसका आप माइक्रो नोट्स बना लें। ये आपको करंट अफेयर में बहुत मदद करेगा। मैं एक बात बता दूं, करंट अफेयर आप डेली पढ़ें वही अच्छा होता है। जो आप मैगजीन पढ़ते हैं 1 महीना पुराना, ठीक है, दैट इज, मैंने उसे बहुत यूजफुल नहीं पाया है। आप डेली करंट अफेयर पढ़ें, वो आपको डेली डेली कुछ कुछ चीजें याद रहेंगी। जो हम एक इकट्ठे पढ़ते हैं ना, वो इकट्ठा रिवीजन के लिए अच्छा है, जो पीटी होती है विजन की पीटी 365। बट डेली आप करंट अफेयर बनाएं, आप उसकी नोट्स बनाएं, इस करंट अफेयर की आप नोट्स बनाएं, और उसके बाद उसको आप लास्ट अपने पीटी 365 से सप्लीमेंट करें। जो इंपॉर्टेंट रहे नया ऐड ऑन करें, उसको आप ऐड ऑन करें। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो है ये रेंज लैंड्स के बारे में। पहले समझिए रेंज लैंड क्या होता है। रेंज लैंड जो बेसिकली होता है, जो ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, जो ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं ना, जिन पे आपके कैटल ग्रेज करते हैं, मवेशी ग्रेज करते हैं, उनको रेंज लैंड्स कहते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए भी, क्योंकि पिछले सीडीएस में 3 दिन पहले का वो करंट अफेयर पूछे हैं। तो डोंट थिंक कि अब ये मई है तो 16 जून को नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर है। ठीक है। तो ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट, ये किसने इसको ये किया है, पब्लिश किया? तो आप जानते हो, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो लैंड डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट एक मुहिम, एक अभियान चलाता है। ठीक है, उसे चेक करने का। अच्छा, तो वो ये रिपोर्ट कहता है कि वो बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं, डिटोरियोरेट हो रहे हैं। कौन? रेंज लैंड्स। तो रेंज लैंड्स क्या होते हैं? ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, जिसपे कैटल ग्रेज करते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये हर जगह में, परारीज, स्टेपीज, सवाना, ये सब आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी के अंदर, टुंड्रा हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, पर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, मोस्ट वेस्ट नॉर्थ अमेरिका। आपको पता है वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में ये पाए जाते हैं, वो दैट इज फेमस फॉर कैटल। नॉर्थ अमेरिका इज फेमस फॉर कैटल रियरिंग, और इसीलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे रेंजलैंड्स बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। रीजंस फॉर डिटोरिएशन वही चीज है, कन्वर्जन टू क्रॉपलैंड, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अर्बन एक्सपेंशन, तमाम तरह की बातें। सिग्निफिकेंस क्या है आपको पता? लाइफ स्टॉक कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाटर सोर्स, वुड प्रोडक्ट्स, ओपन स्पेस। ये सब कॉमन सेंस से आप देखो, इस तरह के सवाल में जनरली, मैं फिर रह रहा हूँ कि रिस्क लेना यूपीएससी में पड़ता है। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो कॉमन सेंस कहता है इस तरह की चीजों में ऑल ऑफ दिस मोस्टली आंसर है, पता मोस्टली होता है। एक दो पिछले अटेम्प्ट से ये चीज भी धोखा दे रही है, इसलिए ये मत कहिए सर हमने आंख बंद करके सब में ऑल ऑफ दिस लगा दिया आपके कहने पे। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस, ये मैंने डाल दिया है, न्यूज़पेपर में था। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको भी पता है एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस में भी एक पैसेंजर की डेथ हो गई है, वो फ्लाइट जा रही थी लंदन टू सिंगापुर। तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर मैं बता दूं टर्बुलेंस होता क्या है। कई कारणों से होता है, मौसम खराब होता है, क्लाउड्स के, जनरली आप देखेंगे कि रेनी सीजन में ये सबसे ज़्यादा टर्बुलेंस होता है, जब क्लाउड्स के बीच से, खासकर जो क्यूमुलो निम्बस इस तरह के जो क्लाउड्स होते हैं उनके बीच से, जब हमारी फ्लाइट पियर्स करती है ना, हमारी फ्लाइट जब पियर्स करती है, तो वहाँ टर्बुलेंस होता है, और उसको एयर टर्बुलेंस कहते हैं। दैट इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड्स में, उसने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेथान्याहू और हमास के लीडर्स दोनों के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया। क्यों? आपको भी पता है कि पूरा का पूरा जो हमारा मिडिल ईस्ट है, वो वॉर रेवेज हो चुका है। ठीक है, टू फ्रंट वार चल रहे हैं, एक इसराइल का हमास के साथ, ये इसराइल है मेरा, और
उसके साथ ऊपर में हिजबुल्ला, हिजबुल्ला जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, किधर से, आगे लेबनान से। ठीक है, तो एक टू फ्रंट वार चल रहा है, उधर रशिया यूक्रेन तो भिड़ा ही पड़ा है। ठीक है, इधर चाइना ताइवान में भी कसाकसी हो चुका है। तो वारंट जारी किया गया है। अब आईसीसी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड से कई बार आईसीसी के क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट सीरीज में भी और मेंस में भी आ सकते हैं यूपीएससी के। आईसीसी एक परमानेंट कोर्ट है, कहाँ पर है भाई, हेग नीदरलैंड में, जो वार अगेंस्ट क्राइम्स, ठीक है, वार क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एग्रेशन, जेनोसाइड, इसके अगेंस्ट डील करता है, ऐसे केसेस को डील करता है। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करता है इनसे रिलेटेड। ये कहाँ है, मैंने आपको बताया हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी पूछा जाता है। ये परमानेंट है कि टेम्पररी, ये भी पूछा जाता है, तो टेम्पररी है। दूसरी चीज, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन आईसीजी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक एक यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज, आईसीसी को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन नहीं है, नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूएनओ, याद रखिएगा। ये रोम स्टैच्यूट जो है, इट इज गवर्नड बाय रोम स्टैच्यूट, तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, इट इज गवर्नड बाय रोम स्टैच्यूट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आता है, क्या इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल इसका इंडिया मेंबर है। आई होप शायद 1983 से इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर है। ठीक है, जो लेटेस्ट देश है वो आर्मेनिया है, ये भी जो बीच में सर्कल करते जा रहा हूँ प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया इसे ज्वाइन किया, लेटेस्ट मेंबर है आर्मेनिया, जिसने 2024 में इसे ज्वाइन किया है। करेंटली इसमें कोई नहीं पूछा कितने कंट्री है। हाँ, ठीक है, और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, ये पूछा था कि इंडिया है कि नहीं, यस इंडिया इसका मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है। फंक्शनिंग कैसे करता है, इसमें कितने जजेस होते हैं, याद रखिएगा 18 जजेस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 18 जजेस होते हैं। ठीक है, जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं, इंडिया के भी एक जज है उस बेंच पे। ठीक है, इसके अलावा ये किसमें इन्वेस्टिगेट करता है, आपको भी पता है, वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एक्सेट्रा। इसे पूरा हक है अरेस्ट वारंट जारी करने का, तभी इसने नेतान्याहू जो कि इसराइल के प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट, और पैलेस्टीन की जो हमास के लीडर है उनके अगेंस्ट इसने जारी किया है। पैलेस्टीन भी इसका मेंबर है, बिल्कुल है। अच्छा, कौन अरेस्ट वारंट दे सकता है, जो प्रोसिक्यूटर है वो डिमांड कर सकता है कोर्ट में अरेस्ट वारंट। ठीक है, वहां पे क्राइम्स एंड लीगल रेमिफिकेशंस, आपको मैंने बताया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, आई, ये और याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, इसके डिसीजंस लीगली बाइंडिंग होते हैं, और दैट रिक्वायर्स कोऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स, लीगली बाइंडिंग होती है। यही सब तो छोटे छोटे माइक्रो पॉइंट से पूछता है कि इसके डिसीजन लीगली बाइंडिंग होते हैं नहीं होते हैं, कई 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, ये एक टेम्पररी कोर्ट है। ठीक है, ये वॉर क्राइम्स इसको डील करता है, ये मेंबर ऑफ यूएनओ, इस तरह की चीजों को देता है 2-3 स्टेटमेंट यूपीएससी, और आप उसको कंफ्यूज होते हैं। तो डोंट गेट किए सर आप वन लाइनर के ऊपर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी वन लाइनर्स को ही तो मिला करके वो मल्टीपल स्टेटमेंट बनाता है, मल्टीपल स्टेटमेंट बनाता है। बोलो क्लियर है। तो हमने क्या देखा, वो हेग नीदरलैंड में है, रोम स्टैट्यूट से गवर्न होता है, नॉट अ मेंबर, नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, लीगली बाइंडिंग होता है, इसे पूरा हक है ऑर्गेनाइजेशन को, सॉरी, वारंट जारी करने का, तभी इसने नेतन्याहू और हमास के खिलाफ जारी किया। नेक्स्ट इज एनिमल डिप्लोमेसी। एनिमल डिप्लोमेसी देखिए क्या होता है। अभी एनिमल डिप्लोमेसी ये होता है, पहले बेसिक समझिए, कि जो वहाँ के एनिमल्स हैं, जो नेटिव एनिमल्स हैं अपने देश के, एक देश दूसरे देश को देता है फॉर गुडविल और फॉर गुड रिलेशन, फ्रेंडली, फॉर मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन। अभी ये देखिए मलेशिया ने इसको एक बार रिजुविनेट किया है, स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि मलेशिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल पाम। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, इंडोनेशिया। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट इज इंडोनेशिया, सेकंड लार्जेस्ट है मलेशिया। तो मलेशिया में जब ऑयल पाम की खेती एक्सपेंड हो रही है, तो वहाँ ऑर्गेन्तुन, वहाँ का एक नेटिव एनिमल है ऑर्गेन्तुन, वो क्या हो रहा है, उसकी जो इंक्रोचमेंट की वजह से उसकी जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, और इसके वजह से ऑर्गेन्तुन की संख्या में भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए एक तरह से आप कह सकते हैं दुनिया के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए उसने वापस से एनिमल डिप्लोमेसी शुरू किया है। इससे पहले भी एनिमल डिप्लोमेसी देखी गई थी, कहाँ देखी गई थी, चाइना के जब रिलेशंस खराब होने लगे यूनाइटेड स्टेट से, तो 1-2 साल पहले की जहाँ तक मुझे याद है बात थी, कि जी शी जिनपिंग ने पांडा डिप्लोमेसी, चाइना इतिहास से पांडा डिप्लोमेसी कर रहा है, और उसने पांडा डिप्लोमेसी विथ यूनाइटेड स्टेट शुरू की थी। ठीक है, तो इसका मुख्य वजह क्या होता है, दो होता है, एक उसके दुनिया को उसके कंजर्वेशन की तरफ उसके ध्यान को आकर्षित करना, दूसरा एक और इसका मकसद होता है फॉर हैविंग गुडविल, गुड फ्रेंडशिप रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट नेशंस। यहाँ सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई लिखी हुई है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मलेशिया हैज रिसेंटली स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एनिमल डिप्लोमेसी, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। चाइना इतिहास से आप देख सकते हैं, टैंग डायनेस्टी, आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो टैंग डायनेस्टी चाइना के बहुत पहले, माओ वगैरह से भी पहले का टैंग डायनेस्टी था ना, उस समय से ये डिप्लोमेसी चालू है। ऑर्गेंटून डिप्लोमेसी, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेंटून डिप्लोमेसी क्या है, कौन कर रहा है, आ सकता है ऑर्गेंटून पे। अब देखिए ऑर्गेंटून एक साल के लिए, एक इंपॉर्टेंट अगले साल के लिए फॉर्डर हो गया, किसके लिए, यूपीएससी के लिए। अब वो ऑर्गेंटून तो ये मत समझिए कि वो डिप्लोमेसी से पूछेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिंकेज। आप क्या करेंगे देखो, और आपको बता रहा हूं कैसे पढ़ा जाता है यूपीएससी के लिए करंट अफेयर। अब इस ऑर्गेंटून से रिलेटेड आप देखिए कि उसकी हैबिटेट कहाँ है, कहाँ उसका नेटिव है, प्लेस है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू डिग डीप, तभी आप करंट अफेयर को पार पाएंगे यूपीएससी के। वो नॉकटर्नल है कि क्या है, वो ओमनीवोरस है, ये सब कॉमन है, इससे अलावा भी वो पूछता है, पर ये तो आपको जानना ही है वो ओमनीवोरस है या कार्निवोरस है। ठीक है, ये चेक करें। फिर वो देखें कि उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। ये सारी बात आप चेक करें, तब जा करके आप समझें कि ऑर्गेंटून से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन हुई। फिर वो अचानक से पूछ लेता है कि ऑर्गेंटून की लाइफ स्पैन कितनी, हम कहते बड़ा है, फजार्ड क्वेश्चन पूछा, रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ऑर्गेंटून है न्यूज में तो समझ लीजिए ऑर्गेंटून के शरीर में कितने बाल हैं वो भी आपको जानना चाहिए। पिछले 2018-19 से जिस समय मैं प्री दे रहा था, मैं ऐसे ही साइकिल ऐसे ही सवाल पूछने शुरू हो गया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मैगजीन इतना रिसर्च मैं भी नहीं करके दूंगा, मैं आपको बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है। गो एंड डू रिसर्च, रिसर्च करिए इसके ऊपर, तब जा करके आपको समझ में आएगा। इसके पहले कोआला डिप्लोमेसी भी हुआ था 2014 में, किसके द्वारा आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट क्योंकि 2014 में पहले हो चुका है, लेकिन ये एक लेटेस्ट है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्डर है 2024 नहीं तो 2025 के यूपीएससी के लिए। फ्यूचर ऑफ एनिमल डिप्लोमेसी, ये कोई खास बात नहीं। वेरी गुड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए है अनरेस्ट इन पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। आप समझ रहे हैं अचानक से आटा दाल टमाटर के दाम बहुत बढ़ गए हैं, दूध के दाम, तो वहाँ अनरेस्ट हो गया। वहाँ एक आयरनी है कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का वो हिस्सा जो इंडिया का है उसे भी हथियार लेना, और उल्टा पाकिस्तान का हिस्सा कहना गलत होगा, पाकिस्तान ने जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है हमारे देश का कश्मीर, हिंदुस्तान का कश्मीर, ठीक है जी, उससे वहां वॉइस उठने लगी है इंडिया इंडिया के पक्ष में, वहां रिवोल्ट होने लगा। क्यों रिवोल्ट का रीजन क्या है भाई, वहां पर रोजमर्रा की चीजें जैसे कि चावल दाल गेहूं दूध, इनके दाम बहुत हाई हो गए हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, हाइपर इन्फ्लेशन टाइप है। ठीक है, गैल्पिंग इन्फ्लेशन है, तो इस इन्फ्लेशन की वजह से लोग डिमांड उठाने लगे हैं। और कौन इसका मेन फोर फ्रंट में है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। इससे कुछ आपको याद आना चाहिए, अवामी लीग। कौन था अवामी लीग, कभी सर्च करिएगा, कमेंट में बताइएगा। चलो मैं बता देता हूँ, ये वही अवामी लीग है जिसने बांग्लादेश को आजाद कराया था पाकिस्तान से। इसके लीडर कौन थे, जो अभी शेख हसीना है वर्तमान में प्रेसिडेंट, उनके पिताजी, दैट इज शेख मुजीबुर रहमान, है ना। तो शेख मुजीबुर रहमान, तो वही अवामी लीग से मुझे याद आया, तो मैं सोचा आपको बता दूं। यही कहानी है, ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे ये हो सकता है कि कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है। देखो, ये हमारा पूरा कश्मीर है कहीं मोटा मोटी, है ना, ये पूरा कश्मीर है, ये पूरा पोर्शन जो है ये पीओके के अंदर में आता है। इधर का कुछ पोर्शन जो है ये चीन, अपना अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, यही पोर्शन है हमारा। तो जब ये पोर्शन है हमारा, तो कहीं ना कहीं ये पोर्शन जब है हमारा इंडिया का, तो है तो पूरा ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो कि इलीगली ऑक्युपाइड है, दोनों चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे ट्रेड जो है वो ट्रेड ट्रेड डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, ट्रेड डिक्रीज हो जा सकते हैं। बोलिए क्लियर है, यही यहाँ पर लिखी हुई है, ट्रेड डिसरप्शंस फॉलोड इंडियाज इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन जम्मू एंड लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स। ये कारण है, इम्पैक्ट भी हो सकता है, कारण भी। कारण ये है कि आप जब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया जम्मू एंड कश्मीर का, तो एक्सपोर्ट में ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ सामान हो। और आपका इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल कहता है कि जहाँ स्कैरसिटी ऑफ सामान होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिस्क ऑफ रशियाज न्यूक्लियर पोस्टिंग, आपको ही पता है ऑलमोस्ट 2.5 साल होने वाले हैं। इट वाज आई थिंक फेब 2021 जब रशिया ने ढाबा बोला था यूक्रेन के ऊपर। अब क्या है कि रशिया एक, अब ये वार जो है, ये रशिया यूक्रेन वार जो है, ये बहुत ही अजीब स्टेज पे जा रहा है। मे बी
मे भी मैं कह रहा हूँ, भगवान न करे ऐसा हो कि रशिया अपने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को, ठीक है, त्याग दे। एक सेकंड, ज्यादा ही मोटा हो गया है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को क्या करे, त्याग दे, और वो न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्स जिसको कहते हैं, यूज कर दे यूक्रेन के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूक्स का यूज करना नाटो बॉर्डर पे, मे भी नाटो के तरफ से भी अटैक करे, न्यूक अटैक हो, और दिस विल बी MAD, जो कि कोल्ड वार के समय फेमस था, म्यूचुअली एग्रीड डेटरेंस का वायलेशन होगा और तबाह हो जाएंगे। ठीक है, सब दोनों, पूरा विश्व तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, क्योंकि ये वही जो मैं आपको बताया, मोटा मोटी इस न्यूज का मतलब यही है कि रशिया कहीं ना कहीं, व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में ये चीज है, एज पर द रिपोर्ट्स। मैं तो व्लादिमीर पुतिन का मित्र हूं नहीं, एज पर द रिपोर्ट्स, कि भाई कहीं ना कहीं ये है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, कि कोई भी जो देश होता है ना, न्यूक्लियर स्टेट होता है, वो दो तीन बात ध्यान रख के चलता है। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ, कि भाई हम किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। सेकंड चीज, हम कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई हम पे न्यूक्लियर अटैक करता है, तो हम सेकंड न्यूक्लियर अटैक, सेकंड रिटेलिएट करेंगे, एंड दैट विल बी फॉर कॉजिंग द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। तो ये ऑलमोस्ट सारे न्यूक्लियर देश पालन करते हैं। लेकिन जो स्थिति है कि ये जो वार है ना, ये वार बहुत ज्यादा लिंगर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर, ये कन्वेंशनल वार और हो सकता है आने वाले टाइम में कन्वेंशनल वार और न्यूक्लियर वार के बीच में जो डिमार्केशन है वो ब्लर हो जाए। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये डर है कि ये कहीं ये न्यूक्लियर एस्केलेशन ना हो जाए। हालांकि दोनों ही लीड कैंप के लीड, नाटो के लीड, मेन मेन लीडर यूनाइटेड स्टेट्स, और उधर रशिया, अब तो USSR रहा नहीं, ये एक रेस्पॉन्सिबल देश रहे हैं। दोनों के पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, और अभी तक वो उनको अपने कक्ष में ही रखे हैं, निकाले नहीं है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि दोनों ही साइड से जो है वो इस चीज का इस्तेमाल ना हो, है ना। तो इसका इंडिया पे क्या रेमिफिकेशंस पड़ सकता है, इंडिया पे इसका रेमिफिकेशंस क्या पड़ सकता है? देखिए, पहली बात कि न्यूक्लियर वॉर है अपने आप में पूरे वर्ल्ड के लिए डिवास्टेटिंग, तो इंडिया के लिए तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। कहीं ना कहीं ट्रेड में डिक्रीज होगी। आप देखे होंगे यूक्रेन के बाद कितना ऑयल वगैरह का दाम बढ़ गया था, सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि वहां से आते थे सनफ्लावर के ऑयल, इस जो कुकिंग ऑयल थे। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये वार का लिंगर होना चाइना और रशिया का गठजोड़ बहुत मजबूत कर देगा, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे एक नया एक्सिस बन रहा है, मॉस्को, बीजिंग, पायोंग गायोंग एक्सिस, मतलब रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का एक बहुत जबरदस्त एक्सिस बन रहा है। और पाकिस्तान तो बिन पेंदी का लोटा जब चाहे उसमें घुस सकता है फेवर दे करके। तो दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। और से भी इंडिया के सारे नेबर्स इंडिया से बिदक चुके हैं चाइना की वजह से, चाहे मॉलडीव्स हो, नेपाल हो, सबसे रिलेशन बहुत सार होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। मैं किसी रेजिम को जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ, लेकिन एक आदमी जिम्मेदार है, एक देश, उसका नाम है चाइना। ठीक है, तो यही बात हो रही है। क्या इसका वे फॉरवर्ड है? इसका वे फॉरवर्ड है कि भाई देखिए, चीजों को मीनिंगफुल डायलॉग पे लाना चाहिए। ठीक, जो भी न्यूक्लियर स्टेट है उनको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अडेयर करना चाहिए। तीसरी चीज, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए, मतलब डेटरेंट, डेटरेंट उनको मेंटेन करना चाहिए, है ना, डेटरेंट मेंटेन करना चाहिए, और दुनिया में सिक्योरिटी एश्योरेंस देना चाहिए। ठीक है, डेटरेंट, सॉरी आई यूज द रॉन्ग वर्ड, नॉट डेटरेंट, रेस्ट्रेंट मेंटेन करना चाहिए, है ना, सॉरी, रेस्ट्रेंट मेंटेन करना चाहिए। व्हाट इज एनिमल डिप्लोमेसी? आप समझ सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स एज ए फ्रेंडशिप, पहला ऑप्शन। एक बहुत ही बर्निंग खबर, आपने पता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं इसराइल के, सॉरी नॉट इसराइल, ईरान, ईरान के राष्ट्रपति, दैट इज इब्राहिम रईसी। हमारे राष्ट्रपति ने भी, प्रधानमंत्री ने भी शोक शोक जगत जताई है। अब ये क्या फ्यूचर रेमिफिकेशन कर सकता है इंडिया के लिए? पहली बात, एक न्यू वॉर फ्रंट स्टार्ट हो सकता है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट है इसमें CIA, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसके ऊपर। तो एक कहीं ना कहीं एक वॉर फ्रंट स्टार्ट हो सकता है, जो कि सही नहीं होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इंडिया के लिए क्या रेमिफिकेशन हो सकता है? भाई इंडिया का ट्रेड जो है उस पर इफेक्ट कर सकता है। इंडिया बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है जिस पर 2018 UPSC प्री में क्वेश्चन भी था, चाबहार पोर्ट। ठीक है, चाबहार पोर्ट
इंडिया मिलकर बना रहा है, 10% डील है साइन, ये असर पड़ सकता है। ठीक है, कौन इब्राहिम रईसी थे आपको पता है, ईरान के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और एक हार्ड लाइनर नेता थे, उनके बनने से जो अदर पार्टी है ईरान की, दैट इज आईआरजीसी, ईरानियन रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है इंडिया के लिए। मैंने आपको बताया क्या क्या रेमिफिकेशंस पर से ट्रेड रिलेशन को नुकसान पहुंच सकता है। रीजनल स्टेबिलिटी देखिए जरूरी है, क्योंकि ईरान से बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, वहां से पाकिस्तान और फिर है इंडिया। तो आपको पता है इंडिया का जो सामान है वो ईरान होकर के जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा इन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी इसे भी उस रीजन से जाना है, तो उस रीजन में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। फॉरेन पॉलिसी अब इंडिया के लिए दो धारी तलवार है, डबल एज्ड स्वॉर्ड है ना, वो ना तो यूएस के साइड जा सकता है और ना ही यूएस के अगेंस्ट जा सकता है ईरान के क्लोज। तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क फॉर आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का इंटरफेरेंस फ्रॉम द साइड ऑफ ईरान टू बुली यूनाइटेड स्टेट्स, ये कहीं ना कहीं एक, फिर वही बात, रसिया प्लस चाइना हमेशा इंडिया के लिए खतरा होगा। क्योंकि 1962 के भी वॉर में अगर कोई ये सोचे कि भाई रशिया बहुत अच्छा दोस्त है चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा इंडिया से, नहीं। कम्युनिस्टों कॉमरेडों का बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग होती है, आप ये देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी एक। ठीक है, एक कहावत है, विथ नो ऑफेंस टू एनीवन, कि जब कम्युनिस्टों का ये हाल होता है कि जब चीन में रूस में पानी बरसता है तो यहाँ जेएनयू में लोग छाते लगा लेते हैं। ठीक है, विथ नो ऑफेंस, मैं मेरा जो पॉलिटिकल एजेंडा नो डाउट मैं कम्युनिस्टों के भी कई प्रिंसिपल से इत्तेफाक रखता हूँ, राइट विंग से भी रखता हूँ, इवन सेंट्रिस्ट, मैं सेंटर टू लेफ्ट भी हूँ कई मुद्दों पे, सेंटर टू राइट भी हूँ कई, मैं बिल्कुल सेंट्रिस्ट हूँ। तो एक कहावत बताया ना, तो क्या इसका हो सकता है भाई इंडिया वे फॉरवर्ड, इंडिया शुड ऑलवेज स्ट्राइव कि वो एक मीनिंगफुल डायलॉग हो, है ना, मीनिंगफुल डायलॉग हो। अगर कोई वार फ्रंट और ना निकले, जो ऑलरेडी वार फ्रंट हो रहे हैं उनको रोका जाए, नेगोशिएशन टेबल पे लोगों को ले आया जाए, दिस कैन बी अ गुड थिंग। क्योंकि ईरान का डिस्टर्ब होना फिर इंडिया का जो एंट्री है पूरे यूरोप में, ट्रेड एंट्री, वो बहुत भयंकर तरीके से लॉस करेगा। नेक्स्ट, वेनेजुएला लॉस्ट इट्स लास्ट ग्लेशियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लाइमेट व्यू। आपको पता है यूपीएससी क्लाइमेट के पीछे पड़ा हुआ है, भले उससे कुछ हो ना हो, लेकिन पीछे पड़ा हुआ है। वेनेजुएला ने अपने लास्ट आइसबर्ग, जो कि हम आइसबर्ग है सॉरी, ग्लेशियर, दैट इज हम्बोल्ट ग्लेशियर, याद रखिएगा, मैच द कॉलम में आ सकता है, सियाचिन, हम्बोल्ट, ये वो, है ना। तो हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ है, वेनेजुएला। और ये अब था, अब नहीं, अब ये लूज कर चुका है वेनेजुएला। इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लेशियर्स क्या होते हैं आपको भी पता है। ठीक है, ग्लेशियर क्यों डिसअपियर हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, वही घिसी पिटी बातें। ठीक है, इम्पैक्ट्स आप समझ सकते हैं क्या होगा, इम्पैक्ट्स, सी लेवल्स बढ़ेंगे, है ना। और बहुत सारे, अभी हाल में बताऊं, एक एआई ने बनाया था कितने सालों बाद मुंबई डूब जाएगा, थाईलैंड डूब जाएगा, और इस तरह की तमाम चीजें, है ना। तो सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ने से क्या होगा, टेम्पर की जो मॉस्किटो बॉर्न वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं वो बढ़ेंगे, है ना। हैबिटेट का लॉस हो जाएगा, किसके हैबिटेट का, जानवर के भी हैबिटेट का। और इसके अलावा कई आदिवासी ग्रुप्स भी रहते हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार में जब 2004 में सुनामी आया था, तो उसमें भी कई ट्राइब्स हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो ये सब सारे लॉस हो जाएंगे। एंड दैट इज नॉट अ, कल को वो गायब हो रहा है, कल को हमारा सियाचिन भी गायब हो जाएगा, फिर गंगा नदी कहाँ से आएंगी, यमुना नदी कहाँ से आएंगी, यमुनोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, सब गायब हो जाएगा। ठीक है, वही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं बात करने की जरूरत है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अंटार्कटिक पार्लियामेंट। ठीक है, अंटार्कटिक पार्लियामेंट क्या है, ये एक मीटिंग है। अंटार्कटिक पार्लियामेंट कोई संसद नहीं, एक मीटिंग होती है। वो मीटिंग का नाम है अटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, एटीसीएम मीटिंग, अटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। ठीक है, ये इंडिया होस्ट कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। इंडिया इज होस्टिंग, मे बी 2024 में पूछ लिया जाए, इंडिया इज होस्टिंग, कहाँ होस्ट कर रहा है, कोची केरला के अंदर। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है इसका थोड़ा जान लेते हैं, कौन होस्ट करता है ये भी जान लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, वो ऑर्गेनाइज करता है। 56 मेंबर नेशंस आएंगे। ठीक है, ये मेन है, डिस्कशन किस पे होता है, इसका डिस्कशन होता है अटलांटिक ट्रीटी पे। किस पे होता है डिस्कशन, अटलांटिक ट्रीटी के ऊपर डिस्कशन होता है। डिस्कशन क्या होता है भाई अटलांटिक ट्रीटी के ऊपर, वो है कि भैया अटलांटिक ट्रीटी क्या था, ये था कि आपको इसको साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करना है, पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना है, कोई वेपन्स वगैरह आप यहाँ नहीं लगाएंगे,
ठीक है, देखिए वही लिखा है, पोलिटिक्स मिलिटरलाइजेशन, पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे, साइंटिफिक कॉपरेशन करेंगे, वही सारी चीज जो मैंने बताई। इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर है 1983 से, ठीक है, और एक्टिव डिसीजन मेकिंग करता है। इंडिया के कई वहां पे रिसर्च स्टेशन हैं, जैसे याद रखिए दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती और एक और भारती टू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है भारती, सॉरी मैत्री टू को प्रमोट किया गया है 2029 से, मैत्री टू को स्टेब्लिश किया जाएगा। एजेंडा क्या है, वही जो बातें जो हर जगह होती है भाई, कैसे यहाँ इसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाए, है ना, इंक्लूडिंग लॉ, गवर्नेंस, साइंस, टूरिज्म, कैसे ग्रीन टूरिज्म, मतलब कि जिससे वहाँ के आइसबर्ग्स को, ग्लेशियर्स को कोई लॉस ना हो, है ना, ये सब यूज किया जाए। ठीक है, इसके कोई भी न्यू इनिशिएटिव जो होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है, कोई भी न्यू इनिशिएटिव जो है उससे लिए परमिशन कौन देता है, एटीसीएम से परमिशन लेना होता है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मलेरिया, ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, मलेरिया वैक्सीन। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है, R21 मैट्रिक्स, समझिएगा क्या है नाम, R21, इसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स एम। ये एक मलेरिया का वैक्सीन है ना, उसको भेजा जा रहा है कहाँ, अफ्रीका। अफ्रीका में मान लीजिए मलेरिया एक महामारी है, बहुत लोग मरते हैं, और इसको कौन अप्रूवल दिया, डब्ल्यूएचओ ने दिया है। ये R21 ऐसे आ सकता है, व्हाट इज R21 इन न्यूज, मैट्रिक्स इन न्यूज, तो ये एक मलेरिया का वैक्सीन है जो इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ठीक, आगे बढ़ो। अबाउट मलेरिया, मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसको करता कौन है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये आ सकता है कौन करता है, अभी आपके ऊपर देखा क्वेश्चन था, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। इसका जो एजेंट है जिसको फैलाता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो फैलाता है। क्या इसके सिम्टम है, नॉर्मल वही फीवर होगा, हेडेक होगा, है ना, फटीग होगा। मेनली जो एशिया है, सब सहारा रीजन, लैटिन अमेरिका, ये सब जगह अफेक्टेड रीजन है। क्या इसके बचाव है, भाई बचाव देखो यही है, आप मच्छरदानी लगाएं, एंटी मलेरियल मेडिकेशंस लें, एंटीबायोटिक्स इसमें काम करते हैं, है ना, यही सब चीजें हैं। और कुछ वैक्सीन हैं जैसे R21 मैट्रिक्स, इसके पहले एक साल, जब मैं पिछले साल मेंस दे रहा था उस समय ये न्यूज में था, RTS, है ना। अब थोड़ा सा इस वैक्सीन के बारे में पढ़ ले, ये वैक्सीन क्या है, ये किस प्लाज्मोडियम को कंटेन करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स प्लाज्मोडियम फेल्किपेरम पैरासाइट, है ना, और कुछ खास बात नहीं है इसमें, इसके अलावा, सॉरी, ये कुछ खास बात इसमें नहीं है ना। कौन इसे डेवलप किया, आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। आरबीआई प्रपोज्ड, कुछ खास बात नहीं, मैंने डाल दिया न्यूज में था, तो आप इसे पढ़ सकते हो, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट, है ना, नॉर्म्स वॉर्म्स से नहीं वो पूछता है, अंटिल अनलेस वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है। ये इंपॉर्टेंट एक डिजीज है, क्योंकि एक रेयर डिजीज में इसकी काउंटिंग होती है। नाइजेरिया फॉलरी, ये एक नया केस है जो केरला में आया है, तकरीबन 20 लोग को मिला है। ये एक अमीबा है, अमीबा आप समझ सकते हैं, बायोलॉजी में बचपन में पढ़े होंगे, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी शेप को चेंज कर देता है, दिस इज अमीबा। और ये अमीबा स्विमिंग पूल में स्विम करते वगैरह नाक से चला जाता है, जिसका नाम है नेगेलरी फॉलेरी। और ये ब्रेन ईटिंग, ये फैटल भी है, जनरली वार्म वाटर में एग्जिस्ट करता है, आप देख सकते हैं टेम्परेचर 46 डिग्री। ठीक है, और ये ब्रेन ईटिंग है, अभी एक डेथ भी हो गई है केरला के अंदर, सिम्टम्स वही है, हेडेक, फीवर, नोसिया, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशंस, ये सब मेडिकल टर्म्स हैं। ठीक है, और ये सब कुछ खास बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, एक से इन्फेक्शन के 1 से 18 दिन बाद वो अपना सिम्टम शो करता है। ठीक है, ट्रीटमेंट चैलेंजेस कोई भी काम नहीं करता है, मेनली एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, अभी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है, मेनली जो एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, रिफेम्पिसिन, ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो यही डियर आज का करंट अफेयर बुलेटिन था, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलना चाहिए। कल दिन का था ये, 22 का था, 23 का, कल आएगा, एक दिन बाद आया था कि सारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज पेपर से उसका एसेंबल हो जाए। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, हो सके तो कुछ सजेशन है तो कमेंट करें, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, सारे PDF सब वहाँ मिलेंगे। किस दिन मैं करंट अफेयर ना डाल पाऊँ तो वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, अंडरलाइन किया हुआ मिल जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।